हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका धरा क्लासेस में। आज मैं आपको हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र का मॉडल क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन देने वाला हूं, जो कि बीए पंचम सेमेस्टर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है। मित्रों, बीए पंचम सेमेस्टर का ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। सभी यूनिवर्सिटी में इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को पूरी तरह से बहुत सोच समझ करके सेट किया गया है, जिससे कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दें, जिससे हर स्टूडेंट के पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अवश्य पहुंच पाएं। मित्रों, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी प्रथम प्रश्न पत्र बीए पंचम सेमेस्टर, यानी कि बीए थर्ड ईयर पंचम सेमेस्टर के रूप में आपको ये पढ़ना होगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस आपको 3 खंडों में विभाजित मिलेंगे। खंड आ, बा और सा। यानी खंड आ का जो क्वेश्चन होगा ये आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में देना होगा। मित्रों, अति लघुत्तरीय रूप में यानी कि 10 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। ये 10 क्वेश्चन आपके प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, यानी 20 मार्क्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। और खंड बा में आपको 5 क्वेश्चन करने होंगे और ये प्रत्येक क्वेश्चन 7 मार्क्स के होंगे, यानी कि आपको 5 × 7 यानी कि 35 मार्क्स जो है आपको खंड सा से प्राप्त होंगे। और इसी प्रकार खंड बा से प्राप्त होंगे और खंड सा से आपको केवल 2 क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि आपको 2 × 10 यानी कि 20 मार्क्स प्राप्त होंगे। तो आपको 75 मार्क्स इस प्रश्न पत्र से मिलने वाले हैं। 25 मार्क्स आपको ट्यूटोरियल टाइप से मिलेंगे, जो कि कॉलेज से प्राप्त होते हैं। तो आप पूरी ही तरह से कोशिश करेंगे कि आपको 75 अंक प्राप्त हो पाएं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को विद सॉल्यूशन आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन, काव्य हेतु काव्य का सृजनात्मक सूत्र है, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काव्य हेतु से संबंधित क्वेश्चन किया जाए। तो देखेंगे काव्य हेतु काव्य का सृजनात्मक पक्ष होता है। जो काव्य हेतु है ये काव्य का सृजनात्मक पक्ष है। काव्य हेतु 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, काव्य एवं हेतु। जैसा आप जानते हैं मित्रों, इसको हम 2 शब्दों से संयुक्त रूप से समझ सकते हैं, काव्य और एवं हेतु। यानी कि 2 शब्द इसमें मिल रहे हैं, जिसमें काव्य का अर्थ है कविता एवं हेतु का अर्थ है कारण। यानी हेतु को हम कारण से समझेंगे, हेतु से तात्पर्य होता है कारण से, और काव्य का तात्पर्य होता है मित्रों कविता से। तो ये काव्य हेतु इस तरह से हम समझ सकते हैं। अतः काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य की उत्पत्ति का कारण। यानी काव्य की उत्पत्ति के कारण को हम क्या कहते हैं? काव्य हेतु कहते हैं। किसी भी व्यक्ति में काव्य रचना या काव्य प्रणयन की क्षमता उत्पन्न कर देने वाला कारक या कारण काव्य हेतु कहलाता है। पूरी तरह से आप उसको समझना है कि किसी भी व्यक्ति में काव्य रचना या काव्य प्रणयन की क्षमता उत्पन्न कर देने वाला जो कारक होता है वही काव्य हेतु कहलाता है। ये साधन ही कवि को काव्य प्रणयन में सक्षम बनाते हैं। इन्हें ही साहित्य का प्रेरणा स्रोत भी कहा जाता है। तो ये हमें पूरी तरह से जानना है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, अलंकार के कितने भेद हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों, अलंकार के कितने भेद हैं आपको ये बता देना है। भेद इसके, तो अलंकार के भेद से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी होगा। अलंकार के 3 भेद होते हैं। आप समझते चलें कि अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और फिर उभयालंकार। यानी 3 प्रकार से अलंकार होते हैं, जिनको कि आप पूरी तरह से पढ़ भी चुके हैं। तो इसमें आपको ये देखना है कि अलंकार का जो भेद है वो पहला क्या है? शब्दालंकार। यानी कि शब्दालंकार के रूप में जानेंगे इसको हम। और जो दूसरा है वो है अर्थालंकार। ये अर्थालंकार के रूप में जाना जाता है मित्रों। और इसके पश्चात तीसरा जो है ये उभयालंकार, यानी उभयालंकार। तो 3 टाइप्स
इसके जो भेद हैं वो बताए जा रहे हैं, इसी को आपको लिख देना है। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में वक्रोत कितने भेद हैं, यानी वक्रोत के भेद के विषय में आपसे कुछ क्वेश्चन किया जा रहा है कि वक्रोत के कितने भेद हैं। तो वक्रोत के भेद को आपको बताना है इसमें, कि जो वक्रोत के भेद हैं उसी को आपको बता देना है। तो आप समझेंगे इसमें मित्रों, वक्रोक्त कुंतक के अनुसार वक्रोत के 6 भेद बताए गए हैं। यानी कुंतक जो थे, महाकवि कुंतक, इनके अनुसार वक्रोत के जो है कुल 6 भेद बताए गए हैं मित्रों। इस 6 भेद में वर्ण विन्यास वक्रता पहला, दूसरा है पद पूर्वार्ध वक्रता, और तीसरा है पद परार्ध वक्रता, और चौथा है वाक्य वक्रता, पांचवा है प्रकरण वक्रता, तथा छठा बिंदु है प्रबंध वक्रता। तो इस तरह से हम इसको 6 रूपों में, 6 विन्यास के रूप में समझ सकते हैं इसको। वर्ण विन्यास वक्रता के रूप में पहला पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता तथा प्रबंध वक्रता, ये 6 इसके भेद बताए गए हैं। इसको आपको पूरी तरह से समझ लेना है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, इलियट के निर्वैयक्तिकता के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलियट के निर्वैयक्तिक सिद्धांत को परिभाषित करना है आपको। इलियट के अनुसार वैयक्तिकता से अनेकता का जन्म होता है, अतः उस पर नियंत्रण रखने के लिए निर्वैयक्तिकता आवश्यक है। इलियट परंपरा और वर्तमान के मध्य रचनाकार को माध्यम मानते हैं, अतः उनका तर्क है कि माध्यम अर्थात कवि व्यक्तिगत भावों, जो व्यक्तिगत भाव होता है को आत्म व्यक्त करे तो कला नहीं है। जो व्यक्तिगत भाव है उसको अभिव्यक्त करता है अगर वो, तो कला नहीं है। व्यक्तिगता सिर्फ पलायन कला है। व्यक्तिगता क्या होती है? एक पलायन कला है। सृजन प्रक्रिया में कवि के समक्ष वर्तमान और अतीत का अनुभव होता है, व्यक्तिगता रह ही नहीं जाती है। ये बताया है इलियट ने, जो कि आपको पूरी तरह से इसको समझना है मित्रों। ये इलियट के का कथन था। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, अरस्तु के काव्य संबंधी 2 सिद्धांत कौन हैं? यानी अरस्तु के काव्य संबंधी 2 सिद्धांतों के विषय में आपको बता देना है। अरस्तु का नाम आपने सुन रखा होगा, अरस्तु के विषय में आप पूरी तरह से समझ भी जाएंगे। अरस्तु के काव्य संबंधी 2 सिद्धांत आपको बताने हैं। तो इसमें पहला सिद्धांत है अनुकरण सिद्धांत। यानी अरस्तु का जो पहला सिद्धांत था वो क्या है? अनुकरण सिद्धांत। इसको हम अनुकरण सिद्धांत, और दूसरा विरेचन सिद्धांत। यानी कि ये विरेचन और अनुकरण 2 सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किए थे अरस्तु ने। अरस्तु ये बहुत बड़े विद्वान थे मित्रों। तो ये जो है 2 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, अनुकरण सिद्धांत और दूसरा विरेचन सिद्धांत। तो ये आपको नहीं भूलना है, पूरी तरह से आपको समझ लेना है। इसके पश्चात देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, अभिनय का अर्थ व परिभाषा बताइए। अभिनय क्या होता है? अभिनय के अर्थ और परिभाषा को आपको लिखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में पूछा जा रहा है मित्रों। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में भी और लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभिनय को आपको तो देखेंगे मित्रों, आचार्य भरत मुनि नाट्य शास्त्र में अभिनय शब्द की निरुक्त करते हुए कहते हैं कि अभिनय शब्द ऋ धातु में अभि उपसर्ग लगाकर बना हुआ है। ऋ धातु में अभि उपसर्ग, यानी कि जो अभिनय शब्द है, ये अभिनय शब्द जो है ऋ धातु, यानी कि ऋ जो धातु है इसमें अभि प्रत्यय जोड़ा गया। यानी प्रत्यय क्या जोड़ा गया है? अभि। तो जब अभि प्रत्यय इसमें जोड़ दिया गया ऋ धातु में, तो ये उपसर्ग लगाकर बना हुआ है क्या? अभिनय, जिसमें अभि का अर्थ होता है, अभि का अर्थ है, अभि का अर्थ होता है की ओर। यानी कि जब हम किसी ओर जाते हैं, यानी की ओर, अभि का अर्थ होता है की ओर। तो इसको पूरी तरह से समझ लेंगे कि अभि का जो अर्थ है वो है की ओर, तथा नय का अर्थ है ले जाना। नय का मतलब होता है ले जाना। तो ले जाना, अब दोनों शब्दों को मिला दें तो की ओर ले जाना, अर्थात अभिनय का तात्पर्य हुआ कि किसी दिशा की ओर ले जाना, जिसका अर्थ है पहुंचना
पहुंचाना या अभिमुख होना, अर्थात नाटक में नट आदि के द्वारा जब सामाजिक जो दर्शक होते हैं कि सम्मुख या समक्ष कथा में स्थित पात्रों द्वारा उनके आचरण व्यवहार एवं अवस्थाओं का अनुकरण किया जाता है, तब वह अभिनय कहलाता है। इसी को हम पूरी तरह से समझ सकते हैं। एक श्लोक के माध्यम से भी आप इसको समझ सकते हैं कि अभिपूर्वस्तु ऋचा धातुराभिमुख्यार्थ निर्णय यस्मात् पदार्थान नयति तस्माद्भिनयः अस्मृतः। तो ये श्लोक में नाट्यशास्त्र में जो श्लोक लिखा गया है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप लर्न कर पाइए तो पूरी तरह से आप इसको लिख दीजिए। अर्थात संपूर्ण जगत जिसका अंग संचालन हो, समग्र वांग में जिसका संवाद हो, चंद ताराओं से जो विभूषित हो, ऐसे तात्विक शिव की वंदना में नाट्य अभिनय प्रस्तुत है। तो ये भी श्लोक की एक सारभूत अर्थ को मैं बता रहा हूँ मित्रों। तो पूरी ही तरह से आप इसको समझेंगे कि अभिनय के जो प्रकार हैं, अभिनय की जो परिभाषाएं हैं, इसको आप पूरी तरह से समझ करके एग्जाम में लिखेंगे। इसके पश्चात देखेंगे अगला क्वेश्चन जो आपका है, विखंडन प्रक्रिया क्या होती है, यानी कि विखंडन से संबंधित विखंडन प्रक्रिया के सूत्र बताना है आपको। विखंडन प्रक्रिया के सूत्र आपको लिखना होगा। तो इसको क्वेश्चन को पूरी तरह से आप समझेंगे। भिन्नता, विखंडन शब्द को हम जैसे इसमें पहला है भिन्नता। विखंडन प्रक्रिया के 3 सूत्र माने जाते हैं, जिसमें पहला होता है क्या, भिन्नता। पहली चीज क्या आती है इसमें, भिन्नता को हम समझते हैं विखंडन में। तो इस भिन्नता के अंतर्गत भिन्नता का अर्थ चित्त की 2 क्रियाओं भिन्न और स्थगन से है। यह पाठ की भाषिक संरचना से संबंधित है। दैर्दा स्थगन की डीक्रांस कहते हैं तथा भिन्न का प्राय पाठ में जो है वहाँ दूसरा नहीं है। स्थगन हुआ है जो पाठ में स्थगित है, अर्थात चिन्ह का आधा भाग जो वह नहीं है तथा आधा भाग वहाँ मौजूद नहीं है। तो इस तरह से हम इसको भिन्नता के रूप में जानेंगे। सस्यूर का चित्त समीकरण संकेतक संकेतित है, जबकि दैर्दा का चिन्हों का समीकरण भिन्नता स्थगन है। दैर्दा के अनुसार शब्द स्वयं में अपूर्ण एवं अपर्याप्त होते हैं। वह अभिव्यक्ति के साधन है, परंतु अभिव्यक्ति से ज़्यादा उसे विलापित करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि उसमें विलोमीकरण की शक्ति होती है। इन चिन्हों से व्यक्ति उस दिशा की ओर प्रेरित हो जाता है जो चिन्ह में नहीं है। और दूसरा है निसार संस्कार और तीसरा है आद्य लेखन। तो इन सारी चीज़ों को अब निसार में आप देखेंगे जो चित्त में नहीं है, यानी कि भिन्नता। और जो दूसरा पॉइंट है इसमें आपको निसार, ये निसार या संस्कार, तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। आप देखेंगे जो चित्त में नहीं, चित्त का मतलब मन, जो चित्त में नहीं है उसकी खोज कैसे हो जाए। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए दैर्दा कहते हैं कि अर्थ का निशान या ट्रेस की सहायता से पहुंचा जा सकता है। अर्थ तक जो है पहुंचने के लिए निशान या ट्रेस की सहायता से पहुंचा जा सकता है। भाषा का मौन अंतराल निशान या ट्रेस ही है। दैर्दा काव्य की भाषा से अधिक निशान को महत्व देते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है इसमें मित्रों, तीसरा पॉइंट आपको आद्य लेखन, यानी कि आद्य लेखन इसमें आता है। आद्य लेखन भाषा अनुपस्थित अर्थ को उजागर करना ही आद्य लेखन कहलाता है। विखंडन की सार्थकता आद्य लेखन तक पहुंचना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपको लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके पश्चात आप क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है गीत नाट्य पर टिप्पणी लिखिए, यानी गीत नाट्य क्या होते हैं इन पर आपको टिप्पणी लिखना है मित्रों, जो कि आप पूरी तरह से समझते हैं कि गीत नाट्य क्या होता है। तो गीत नाट्य के विषय में आपसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है।
कि गीत नाट्य पर आप टिप्पणी लिखिए। तो समझते चलें, जब किसी नाटक की गीतों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, यानी किसी नाटक को गीत के माध्यम से जब हम प्रस्तुत करते हैं, जो भी नाटक होता है उसको एक गीत के रूप में जब हम प्रस्तुत करते हैं तब उसे गीत नाट्य कहा जाता है। अंग्रेजी साहित्य में इसका विशेष महत्व है, जहाँ इसे पोएटिक ड्रामा कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी साहित्य में? पोएटिक ड्रामा कहा जाता है मित्रों। गीत नाट्य का विकास गीत एवं नृत्य के आधार पर होता है तथा इसकी भाषा पद्यात्मक होती है। काव्य में वार्तालाप स्वाभाविक रूप से चलता रहता है। तो ये गीत काव्य होते हैं मित्रों। अब गीत नाट्य के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र के विचार आप सुन लीजिए। इसका प्राण तत्व है भावना अथवा मन का संघर्ष और माध्यम है कविता। ये आपको इतना लिखना होगा कि इसका प्राण तत्व है भावना अथवा मन का संघर्ष और माध्यम है कविता, वही होता है गीत नाट्य। तो पूरी तरह से आप इसको समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। रंगमंच पर किसी भी पात्र की सर्वप्रथम पहुंचना उसकी रूप सज्जा से होती है, स्पष्ट कीजिए। यानी रंगमंच पर, जो रंगमंच होता है, स्टेज होता है, मंच पर किसी भी पात्र के सर्वप्रथम पहुंचना उसकी रूप सज्जा से होती है, स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन रहा है। तो रूप सज्जा से ही रंगमंच पर पहुंचने वाले पात्र को हम पूरी तरह से पहचान जाते हैं मित्रों। तो इसके विषय में आपको ये लिखना है कि रंगमंच पर किसी भी पात्र की सर्वप्रथम पहुंचना उसकी रूप सज्जा से होती है। दर्शकों को पात्रों के बारे में सर्वप्रथम ज्ञात उनके उचित आहार के द्वारा ही होता है। आहार के माध्यम से पात्र के किस देश का है, उसकी क्या स्थिति थी, वो किस समय का है, इसका ज्ञान सहजता से हो जाता है जो दर्शक होते हैं। चूँकि समय परिवर्तनशील होता है, अतः समयानुसार रहने का तरीका, उस समय की दिनचर्या, क्रियाकलाप, वस्त्र, आभूषण आदि के माध्यम से पात्र के देश काल परिस्थिति का ज्ञान हो जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है, जिसको कि हम रंगमंच पर किसी भी पात्र को पहचान सकते हैं उसकी वेशभूषा, वाणी से। अगला क्वेश्चन जो होता है, जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन रहा है मित्रों, ये अगला क्वेश्चन, नाटक की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यानी नाटक की प्रमुख विशेषता को आपको लिखना होगा। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है और पूरी ही तरह से आपको सतर्कता से पूरी तरह से इसको समझ करके क्वेश्चन का आंसर देना है, जिससे आप पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर पाएं। तो इसमें आप देखेंगे नाटक की जो प्रमुख विशेषता होती है उसे आपको तो देखेंगे मित्रों। नाटक की जो प्रमुख विशेषता होती है उसको थोड़ा बिंदुवार आप ध्यान देंगे। नाटक का कथानक विषय वस्तु एक प्रसिद्ध कथा या सत्य घटना पर आधारित होती है। पहली बात है जो आपको लिखना है, जो समझना है इसमें नाटक की विशेषता के अंतर्गत, ये समझना है कि नाटक का कथानक या विषय वस्तु एक प्रसिद्ध कथा या सत्य घटना पर आधारित होती है। दूसरा बिंदु आपको लिखना है, इसका नायक रमणीय गुणों से युक्त एवं प्रसिद्ध वंश में जन्मा कोई राजा या दिव्य पुरुष होता है, दूसरा बिंदु। तीसरे बिंदु के अंतर्गत आपको लिखना है, इसका नायक एक भद्र प्रकृति का होता है, अर्थात नायक दान देने वाला, कृतज्ञ, विद्वान, कुलीन, लक्ष्मीवान, लोगों के अनुराग का पात्र, रूप यौवन एवं उत्साह से युक्त, तेजस्वी, चतुर एवं सुशील होता है। और चौथे पॉइंट में आप लिखेंगे मित्रों, नाटक का विभाजन अंकों में होना चाहिए। इसमें अंकों की संख्या कम से कम 5 एवं अधिक से अधिक 10 तक हो सकती है। और पांचवें पॉइंट में आपको लिखना है मित्रों, इसमें नाटक में मुख्य रस एक ही हो सकता है, वह श्रृंगार हो या फिर वीर रस, यानी श्रृंगार रस व वीर रस का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। छठे पॉइंट में आपको लिखना है, अंक में क्रोध, प्रसाद, शोक, शोकोत्सर्ग, विद्रोह, विवाह, विप्लव, विवाह तथा संभाव्य अद्भुत वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाना चाहिए। सातवें पॉइंट में आपको लिखना है मित्रों, कथानक के स्वाभाविक विकास की दृष्टि से नाटक में 5 अर्थ प्रकृतियां
बीज बिंदु पताका यानी बीज बिंदु पताका प्रकरी एवं कार्य तथा 5 कार्य अवस्थाएं आरंभ, प्रयत्न या यत्न, प्रापत्याशा, नियताप्ति एवं फलागम होने चाहिए। 8वें बिंदु में आपको लिखना है मित्रों, क्रमशः एक एक अर्थ प्रकृति के क्रमशः एक एक कार्य व्यवस्था के साथ होने वाले संयोग से 5 संधियां मुख, जिसमें कि 5 संधियां बताई गई हैं। इसमें 5 संधियां मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श एवं निर्वहन। तो इस तरह से आपको इसको 8वें बिंदु के अंदर लिखना होगा। और 9वें बिंदु में, यद्यपि नाटक में पताका तथा प्रकरी का होना अनिवार्य नहीं है, इसलिए गर्भ तथा विमर्श संधि में ये हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो ये 9वें बिंदु को आपको चिन्हित करना होगा, लिखना होगा। तो ये सारे जो 10 क्वेश्चंस थे, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। आपके लिए 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन किए हूँ, जिसको कि आप पूरी तरह से समझेंगे। अब आप लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे मित्रों। लघुत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आपसे केवल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे। ये प्रत्येक क्वेश्चन आपके 7 मार्क्स के होंगे। तो इसमें पहला आप देखेंगे, पहला क्वेश्चन, रंगमंच के प्रकार बताइए, यानी रंगमंच कितने प्रकार का होता है यह आपको बताना है। तो मित्रों, रंगमंच के प्रकार के विषय में आप समझ लें। रंगमंच को जो है प्रायः हम संक्षेप में बताते चलेंगे। ये जो रंगमंच होता है, स्टेज होती है, तो भारतीय रंगमंच की अपनी एक महान परंपरा है जो विविधताओं से परिपूर्ण है। कालक्रम के अनुसार रंगमंच के निम्न प्रकार बताए जा रहे हैं। जो प्रकार हैं, संस्कृत रंगमंच, यानी संस्कृत रंगमंच होता है। ये जो पहला बिंदु है संस्कृत रंगमंच, और दूसरा है लोक रंगमंच। और लोक रंगमंच के रूप में, जिसमें कि दूसरे बिंदु में हम समझ सकते हैं मंदिर आश्रित रंगमंच हो सकते हैं, लीला नाट्य रंगमंच हो सकते हैं, सामाजिक नाट्य रंगमंच हो सकते हैं। और जो तीसरा बिंदु है पारसी रंगमंच, ये पारसी रंगमंच। और चौथे पॉइंट में आधुनिक रंगमंच। आधुनिक रंगमंच में आपको मित्रों यथार्थवादी रंगमंच मिलेंगे और अयथार्थवादी रंगमंच मिलेंगे। और इसमें नृत्य प्रधान रंगमंच मिलेगा और संगीत प्रधान रंगमंच मिलेगा तथा नुक्कड़ शैली का रंगमंच मिलेगा। उसके पश्चात जो है रेडियो नाटक के रूप में और मूक नाटक के रूप में, एकल नाटक के रूप में और प्रायोगिक रंगमंच के रूप में आपको इसको देखना होगा। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिसमें कि आपको रंगमंच के प्रकार को स्पेलिंग करना है। इसके बाद देखेंगे मित्रों क्वेश्चन नंबर 2, वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा संबंधी मान्यताएं बताइए, यानी वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा संबंधी मान्यता आपको बताना है इसमें। तो संक्षेप में समझते चलेंगे कि वर्ड्सवर्थ ने पुरानी काव्य प्रवृत्तियों के आधार पर नई काव्य प्रवृत्तियों का प्रयोग किया था। उनकी काव्य भाषा संबंधी मान्यताएं कुछ बताई गई हैं नीचे। ये निम्नवत आप समझते चलेंगे संक्षेप में। वर्ड्सवर्थ चूंकि इंग्लिश साहित्य के कवि माने गए हैं, पोएट माने गए हैं मित्रों, तो वर्ड्सवर्थ ने काव्य में ग्रामीण जनजीवन से संबंधित विषयों एवं ग्रामीण भाषा के प्रयोग को बल दिया है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह जरूरी नहीं है कि काव्य में केवल विशिष्ट भाषा का ही प्रयोग किया जाए तथा ऐसा करने पर काव्य के प्रभाव का संकुचन होता है। तो वर्ड्सवर्थ के कुछ अलग ही विचार रहे हैं, तो इनके विषय में आप लिखेंगे इसी तरह से। इसके पश्चात देखेंगे प्रमुख नाट्यशास्त्र नवशास्त्रवादी विचारकों के नाम आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए प्रमुख नाट्यशास्त्र नवशास्त्रवादी विचारकों के नाम आपको लिखने हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे चित्र काव्य अथवा शब्द चित्र को उदाहरण सहित बताइए, यानी चित्र काव्य क्या होता है और शब्द चित्र को आपको उदाहरण सहित इसको देना होगा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 में संप्रेषण कला का तात्विक धर्म है,
संप्रेषण कला का तात्विक धर्म है, रिचर्ड्स के विचार स्पष्ट करना है इसमें। तो ये लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में मित्रों आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन जो होंगे ये आपके 7 मार्क्स के होंगे, यानी कि 35 मार्क्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर, अगला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा खंड 7 से, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में आपको लिखना होगा इसके आंसर। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर हमको 500 वर्ड्स से कम नहीं देना होगा, और खंड बा का आंसर आपको 200 वर्ड से कम नहीं देना है। तो हम पूरी तरह से पूरी सतर्कता से इसको लिखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य शास्त्र के अनुसार काव्य प्रयोजन की विवेचना कीजिए। यानी भारतीय साहित्य शास्त्र के अनुसार काव्य प्रयोजन की जो है विवेचना करना है। दूसरा क्वेश्चन है, रीत सिद्धांत का परिचय देते हुए रीत एवं शैली का संबंध स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। और तीसरा क्वेश्चन, संप्रेषण कला का तात्विक धर्म है, रिचर्ड्स के विचार को लिखिए। तो इसमें आपको केवल 2 क्वेश्चंस ही करने होते हैं, केवल 2 क्वेश्चंस आप करने होते हैं, और ये 2 क्वेश्चंस आपके प्रत्येक क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं, यानी कि आपको 20 मार्क्स इसमें से मिलने वाला होता है, यानी मिलेगा यदि आप 2 क्वेश्चंस कर लेते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन को आपको 500 वर्ड्स में लिखना है मित्रों। तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर हिंदी लिटरेचर्स फर्स्ट पेपर एग्जाम के लिए मित्रों। तो पूरी ही तरह से आप इसको तैयारी के साथ इसको पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने कई मॉडलों से सेट करके और कई पेपर्स को कंसल्ट करके पूरी तरह से जो है आपको देने का प्रयास किया हूँ, जिससे आप अच्छे अंक को प्राप्त कर पाएँ। तो मैं चाहूँगा कि कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे। और इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।